विद्यार्थियों, आज हम व्याकरण विभाग में या भाषा शुद्धिकरण में जो महत्वपूर्ण विभाग है वह है विराम चिन्ह। अब विराम चिन्ह किसे कहते हैं, इसे यहां पर समझने का हम प्रयास करेंगे। विराम का मतलब होता है थोड़ा सा रुकना, ठहरना, और चिन्ह यानी कि जो भी संकेत होता है उसे हम चिन्ह कहते हैं, यानी कि रुकना। इसका शब्द से अर्थ हो गया। अब विराम चिन्ह, इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, इसका उपयोग क्या है। हम जब भाषा में बोलते हैं या किसी के साथ संवाद करते हैं, उस समय भाषा में कहीं जगह पर हमें रुकना होता है। अपने भावों के अनुसार हमें अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। उन्हीं विचारों को, उन्हीं भावों को व्यक्त करते समय जिस जगह पर हम कुछ थोड़ा सा आराम करते या ठहरते, रुक जाते, उसे दर्शाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। यानी कि लिखित विचार व्यक्त करते समय कुछ जगहों पर हम कुछ समय के लिए रुकते हैं या ठहरते हैं, थोड़ा विश्राम लेते हैं, उसे दर्शाने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब इसका उपयोग क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है, क्योंकि इस विराम चिन्हों से अपनी भाषा में एक अर्थवान भाषा होती है, उसका जो अर्थ है स्पष्ट रूप से हमारी समझ में आ जाता है। इसीलिए इन चिन्हों की आवश्यकता है। भाषा में सरलता निर्माण होती है, भाषा में स्पष्टता निर्माण होती है, भाषा में स्पष्ट अर्थ का निर्माण होता है, अब पढ़ने में सुगमता होती है। अपने भावों को आसानी से हम दूसरों के सामने लिखित रूप में रख सकते हैं। इसीलिए विभिन्न विराम चिन्हों का प्रयोग हमें करना होता है। अब ऐसे कौन से विराम चिन्ह हैं, उन्हें किस जगह पर हमें उसका प्रयोग करना चाहिए, इसे समझने के लिए हम कुछ उदाहरण देखेंगे। समझो, उसे रोको मत जाने दो, यह हमने एक वाक्य लिखा है। इस वाक्य से इसकी स्पष्टता नहीं होती। अब इसकी स्पष्टता कैसे नहीं होती है, इसका अर्थ किस प्रकार से हमें स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आता, यह आगे हम देखेंगे। विराम चिन्हों का प्रयोग करने के बाद इसका अर्थ किस प्रकार से हमें समझ में आता है, या यह वाक्य किस प्रकार से अपना अर्थ स्पष्ट रूप से हमारे सामने रखता है, और जिसका गलत जगह पर या कहीं अलग अलग उस विराम चिन्हों का प्रयोग करने पर अर्थ का या वाक्य का अर्थ कितना विभिन्न होता है, यह भी हम समझ लेंगे। अब हमने यहाँ पर वाक्य लिखा है, उसे रोको मत जाने दो, उसे रोको मत जाने दो, यानी कि समझ में नहीं आता, इसकी स्पष्टता नहीं है। अब इसके नीचे लिखेंगे हम, उसे रोको मत जाने दो। अब इस वाक्य से अर्थ स्पष्ट होता है, उसे रोको मत जाने दो, यानी कि किसी को यहां पर रोकने के लिए कहा गया है, यह स्पष्ट होता है। क्या करना है हमें, उसे रोकना है, उसे जाने नहीं देना है। अभी इसी विराम चिन्ह का प्रयोग अगर दूसरी जगह हो जाता है, अलग जगह हो जाता है, तो इसी वाक्य का अर्थ किस प्रकार से बदल जाता है, यह हम देखेंगे। उसे रोको मत जाने दो। देखो, वाक्य यह भी है, इसमें स्पष्टता नहीं है, इसमें स्पष्टता आ गई, इसका अर्थ स्पष्ट हो गया। यहां पर कहा गया है कि उसे रोकना है, उसे जाने नहीं देना। लेकिन इस वाक्य में इस विराम चिन्ह का प्रयोग यहां करने की जगह इस जगह पर अगर हमने कर दिया, तो इसी वाक्य का मतलब उसे रोको मत जाने दो। यहां कहा गया है कि उसने रोकना नहीं है, उस व्यक्ति को हमें क्या करना है, रोकना नहीं, उसे जाने देना है। इसका अर्थ क्या है, उसे रोकना है, जाने नहीं देना। यानी कि इन विराम चिन्हों की वजह से किस प्रकार से अर्थ में परिवर्तन होता है, किस प्रकार से अर्थ पूरी तरह से बदल जाता है,
इसीलिए भाषा में, शुद्ध भाषा में, भाषा व्याकरण में हमें अपने विचारों को लिखित रूप से प्रकट करने के लिए, लिखित रूप से समझाने के लिए, अपने भावों के अनुसार अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, भाषा में सरलता लाने के लिए इन जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम विराम चिन्ह कहते हैं। अब आपकी समझ में आ गया विराम चिन्ह का महत्व क्या है, किस प्रकार से वह अपने उस वाक्य के पूरे अर्थ को बदल देते हैं। इसी प्रकार से ऐसे विराम चिन्हों के कुछ अलग अलग विराम चिन्ह है, उसको हम समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। अभी बहुत सारे वाक्य लिख सकते हो, मत जाओ, इधर आओ, उसे मत रोको, उसे मत जाने दो, इस प्रकार से कौन से भी वाक्य। अगर आप देखेंगे मैं चोरी नहीं करूंगा, उसके आगे दिया करने के बाद मुझे सजा, फांसी की सजा हो, अगर विराम चिन्हों का गलत जगह पर वाक्य में प्रयोग किया तो उसके अर्थ में पूरी तरह से परिवर्तन, यानी कि विभिन्न अर्थ, विपरीत अर्थ उसका निकलता है। अब यहां पर हम सबसे पहले देखेंगे पूर्ण विराम। ये एक खड़ी रेखा है, सीधी लकीर हम जो खींचते इसे हम हिंदी भाषा में पूर्ण विराम कहते हैं। अब पूर्ण विराम का प्रयोग, इस चिन्ह का प्रयोग, उपयोग कहां पर होता है? जो कोई भी वाक्य हो, वाक्य की समाप्ति के बाद इस चिन्ह का उपयोग होता है जिसे हम पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे मैं विद्यालय जाऊंगा, और एक देखेंगे माँ ने खाना बनाया। यानी कि कौन सा भी वाक्य होता है, वाक्यों के जितने सारे भेद है, अर्थ के अनुसार हो, रचना के अनुसार हो, जो कोई भी वाक्य हो, वह वाक्य पूरा हो जाने के बाद इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? पूर्ण विराम कहते हैं। अब दूसरा यह है अल्प विराम। जिसे कॉमा कहा जाता है अंग्रेजी में, यह अल्प विराम। अब इसका प्रयोग कहां पर होता है? यानी कि पूर्ण विराम यानी कि पूरा वाक्य हो जाने के बाद हम रुक जाते हैं, उससे कम समय के लिए रुकने के लिए हमने क्या किया है? अल्प विराम का प्रयोग किया है। अब यहां पर इसका प्रयोग कहां होगा? जो कोई वाक्य कहेगा उसके लिए भी होगा, और एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए भी इस अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे मां ने कहा, सच बोलना हमारा धर्म है। अभी आपको अल्प विराम समझाना है। इसी एक वाक्य के अंतर्गत हम 3 विराम चिन्हों को देखेंगे। एक अल्प विराम, दूसरा है उद्धरण या अवतरण चिन्ह। कौन सा? दोहरा, दो होने के बाद अभी ये समझाऊंगा आपको। जैसे मां ने कहा, यहां पर अगर आपने अल्प विराम दिया यह भी सही होगा। अगर ये जो है इस प्रकार से हम लिखते हैं, जैसे कोई भी हो, यानी कि अभी समझने के लिए मां ने कहा, अभी इसे ठीक से याद रखिए क्योंकि हम यहाँ पर 3 चिन्हों को एक ही साथ समझने का प्रयास करेंगे। ये हो गया अल्प विराम। यही वाक्य लिखते समय अगर हमने ये अल्प विराम यहाँ पर नहीं दिया, ऐसा भी लिखा तो वाक्य सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है? ये अल्प विराम ही रखेंगे। आगे उसे उद्धरण चिन्ह इसे कहा जाता है।
अब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहां पर होता है? कोई व्यक्ति जो वाक्य कहता है उसे जैसे का वैसे लिखना है, उसे हम क्या कहते हैं? उस जगह पर हम उद्धरण चिन्ह या अवतरण, दोहरा अवतरण चिन्ह का उसमें प्रयोग करते हैं। यहां पर आपको कह रहा था मैं अल्प विराम, उसी के साथ साथ जो कोई कहता है उसको दर्शाने के लिए अल्प विराम का उपयोग होता है, और जो वाक्य जैसे के वैसे हम लिखते हैं उसके लिए दोहरे अवतरण चिन्ह का उपयोग होता है। अब इसके पहले एक अल्प विराम का दूसरा उदाहरण देखेंगे हम। ये पहला, ये दूसरा। मुझे आम, केला और अमरूद पसंद है। ये हो गया। अब यहां पर अल्प विराम का उपयोग होगा एक से अधिक। अब इससे और आसानी से समझने के लिए अब एक से अधिक जिन शब्दों का प्रयोग होगा उसके सामने थोड़ा हम रुक जाते हैं। मुझे आम, केला और अमरूद पसंद है। जैसे और एक इसका उदाहरण देखेंगे। भारत देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि धर्म के लोग निवास करते हैं। तभी आपकी समझ में आएगा भारत में कौन कौन से हैं। एक तो हिंदू है, उसके बाद हम रुक जाएंगे मुस्लिम, रुक जाएंगे सिख, रुक जाएंगे ईसाई, क्रिश्चियन, जो कोई भी हो। यानी कि एक से अधिक चीजों को, मुझे कौन कौन से ये जो है फल, कौन से आम पसंद है, केला पसंद है, अमरूद पसंद है, समझो जामुन पसंद हो, जो कोई भी हो। यानी कि अल्प विराम का प्रयोग दो जगह पर होता है। अगर किसी ने कुछ कहा है उसके सामने भी हम ये अल्प विराम रखते हैं। अब जो कहा गया है जैसे का वैसा लिखने के लिए इस उद्धरण चिन्ह का या दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब यहां तक हमने तीन बातें समझ लिए। एक अल्प विराम, दोहरा अवतरण चिन्ह, और यहां पर पूर्ण विराम। अब जो तीसरा है अवतरण चिन्ह में ही, नहीं तो इसका ही उपभेद बनाएंगे, उसे एक हरा समझाएंगे। अभी यहां पर आपने समझ, दोहरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग कब होता है? जब कोई बोलने वाला उसका वाक्य हम लिखते समय जैसे का वैसे लिखते हैं, यथावत लिखते हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते, तब उस वाक्य को दर्शाने के लिए इस दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अल्प विराम का प्रयोग एक से अधिक वस्तुओं को व्यक्त करने के लिए, लिखने के लिए इस अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। उसी के साथ साथ किसी ने कही हुई बात को कहते समय हम अल्प विराम का प्रयोग कर सकते हैं। अब यहां पर ये बातें हो गई। अब इसमें जो दोहरा अवतरण चिन्ह हमने देखा, दूसरा एक है एकहरा, ये हो गया दोहरा, और ये एकहरा अवतरण चिन्ह। अब इसका प्रयोग जो कोई विकृति हो, जो कोई विशेष बात हो, उसे दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप समझो, भारत महिमा, यह जयशंकर प्रसाद रचित रचना है। थोड़ा सा वाक्य हमने बड़ा कर दिया, इतनी आवश्यकता नहीं थी। अब ये भारत महिमा, इसे दर्शाने के लिए एक हरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। या भारत महिमा, इसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद है। इसी प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं, चाहे जो कोई भी हो। गोदान, गबन, इसके
रचनाकार प्रेमचंद जी है। यानी कि यहां पर हमने क्या किया, एकहरी अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया और यहां पर बात जैसी की वैसी रखने के लिए दोहरे अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है और किसी विशेष बात को, विशिष्टता को दर्शाने के लिए हम इस एकहरी अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर हमने पूर्ण विराम, अल्प विराम, उद्धरण चिन्ह इसको देखा। इसके आगे हम देखेंगे यहां पर चौथा देखेंगे अर्ध विराम। अर्ध विराम, अब इसका चिन्ह क्या है, एक ऊपर बिंदी और उसके नीचे एक वामा जिसे कहते हैं, अल्प विराम जिसे कहते हैं। ऊपर एक बिंदी होगी, उसके नीचे एक अल्प विराम होगा, इसे हम कहते हैं अर्ध विराम। अब अर्ध विराम का प्रयोग कहां पर होता है, पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से ज्यादा, जहां पर हम ठहरते हैं, जहां पर हम रुकते हैं, उसे उस जगह पर इस चिन्ह का अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, एक से अधिक वाक्य होते हैं। जैसे इसका प्रयोग कहां होगा ये हम देखेंगे। जल्दी चलो, गांव जाना है, वक्त पर पहुंचना है, इस तरह से प्रयोग होगा। उसी के साथ साथ अब क्या होगा, सूर्योदय हुआ, चिड़िया चहकने लगी। इस तरह एक से अधिक वाक्य होंगे और जहां पर इसका प्रयोग किया जाता था। मुझे पढ़ना था या मुझे खेलना था लेकिन मैं बीमार था, मुझे खेलना था लेकिन मैं बीमार था, उस जगह भी इसका प्रयोग, मुझे खेलना था, इस चिन्ह का प्रयोग होगा लेकिन मैं बीमार था। इस प्रकार से हम अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। उसी के साथ साथ जो अगला है यहां पर देखेंगे हम प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक या इसे प्रश्नार्थक भी कहते हैं। इसका चिन्ह आपको मालूम है, ऐसे लिखा जाता है। जब कोई जो प्रश्न पूछने के लिए हम उसका प्रयोग करते हैं, जो कोई प्रश्न पूछा जाता है उस समय इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तब प्रश्न पूछने के लिए कौन, कब, क्यों, कैसे, कहां, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि प्रश्नार्थ किसी को पूछा जाता है तब इसका प्रयोग होता है। जैसे हम देखेंगे, क्या तुमने पढ़ाई की, क्या तुमने पढ़ाई की, प्रश्नार्थक। कुछ ऐसे भी जगहों पर प्रश्नार्थक चिन्ह का प्रयोग होता है जहां पर कोई शब्द नहीं आता। प्रश्न पूछने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है ऐसा कोई शब्द नहीं आता, फिर भी उसमें प्रश्नार्थक चिन्ह लग जाते हैं। कौन से, तुम आओगे, ये प्रश्नार्थक चिन्ह हो गए। तुम पढ़ाई करोगे, तुम आओगे, तुम जाओगे, इस प्रकार से कभी कभी क्या, क्यों, कब, किसने, ये कुछ नहीं होता। इस प्रकार से तुम खाना खाओगे, यहां पर भी शब्द आ गए।
इस प्रकार से प्रश्नार्थक चिन्ह का प्रयोग कभी कभी होता है ऐसी जगहों पर, आमतौर पर या ज्यादा से ज्यादा मात्रा में, क्या, कब, क्यों, कैसे, कहा, इन शब्दों से जो वाक्य बनता है प्रश्नार्थक वाक्य होता है, उसके अंत में हमें ये प्रश्न सूचक या प्रश्नार्थक चिन्ह लगाना होता है। उसके बाद देखेंगे हम निर्देशक चिन्ह। अभी निर्देशक चिन्ह एक सीधी रेखा है, एक रेखा है सीधी सी, उसे हम निर्देशक चिन्ह कहते हैं। अब जो कोई व्यक्ति वाक्य कहेगा, अभी वाक्य को समझते जाओ, जहां जहां लिखा जाएगा वाक्य इधर लिखेंगे हम। पहले आपको अल्प विराम समझाते हुए हमने कहा था, मां ने कहा, मां ने कहा, इस जगह पर हमने पहले जो वाक्य लिखा था अल्प विराम का प्रयोग किया था, लेकिन यहाँ पर इसकी जगह अगर हमने निर्देशक चिन्ह का भी प्रयोग किया तो चलता है। फिर दोहरा अवतरण आपको कहा गया था, जो कोई वाक्य वो आगे रह सकता है। उसी के साथ साथ जो कोई भी कही गई बात हो, जो कोई भी कहने वाला हो, उसके सामने इसे कहा जाता है। ये इस जगह पर भी होता है और वाक्य के अंत, जैसे तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यहां पर निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो यहां पर भी निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। इस प्रकार से निर्देशक चिन्ह हो गया। अभी यह समझाने के लिए निर्देशक चिन्ह के बाद अब हम अगला चिन्ह देखेंगे, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह, अब यहां पर भी एक रेखा है। योजक चिन्ह में भी एक रेखा ही होगी, लेकिन वह निर्देशक से छोटी होगी, जिसका प्रयोग क्या होता है, एक ही शब्दों को बार बार दोहराया जाता है, तब हो जाता है। समझो, साथ साथ, कुछ शब्द अलग अलग विभिन्न अर्थ या विलोम शब्द होते हैं, उनको दर्शाने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। दिन रात, इस प्रकार से बहुत सारे शब्द आते हैं, आप इसे समझ सकते हो कि किस प्रकार से किस जगह पर इसका प्रयोग करना है। उसी के साथ साथ जो अन्य बात, एक ही शब्दों को बार बार दोहराया जाता है, उस समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कभी कभी विपरीत अर्थ वाले शब्दों के बीच में भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसे योजक चिन्ह कहते हैं। उसके बाद अगला जो चिन्ह है यह विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह जैसे निर्देशक चिन्ह है, उसी प्रकार की एक रेखा होगी और उसके पहले ऊपर और नीचे एक बिंदी होगी, यानी कि दो बिंदियां वहां पर लगा दी जाएगी, जिससे कब इसका प्रयोग किया जाता है, समझो हम कुछ शब्द का विश्लेषण करते, किसी शब्द का अर्थ बताते, एक शब्द लिखेंगे हम, संज्ञा के भेद, लिखो फिर जितने सारे, समझो शब्द लिखा साहित्य, यहां पर मानवता, धर्म की पहचान, इस प्रकार से,
यानी कि आपकी विवरण यानी किसी शब्द की विस्तृत जानकारी या किसी शब्द की जो परिभाषा होती है, किसी के भेद हो, किसी की विशिष्टता हो, किसी की विशेषता हो, इसे दर्शाने के लिए इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम विवरण चिन्ह कहते हैं। उसके आगे हम देखेंगे कोष्टक। वैसे तो कोष्टक के 3-4 प्रकार है, वो आपको गणित में होंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे हिंदी में कोष्टक एक ही है। ये दूसरे जो है मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक, जो कोष्टक है इसका हम यहाँ पर प्रयोग नहीं करते, सिर्फ एक ही कोष्टक है। इसका उपयोग किसके लिए होता है? जैसे हमने कहा वह सामर्थ्यशाली या उसमें सामर्थ्य शक्तिवान, सामर्थ्यशाली है। इसके पहले हमने एक वाक्य लिखा था, जैसे वाक्य के पहले लिखा जाता है नेताजी और कोष्टक में लिखा जाता है सुभाष चंद्र बोस, और उसके सामने वाक्य लिखा जाता है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस प्रकार से जितने सारे जो कोई भी हो, एक ही शब्द का विशेष अर्थ प्रकट करने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसे हम कोष्टक में रखते। जैसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं, समझने के लिए इसे कोष्टक में नाम, इस शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। कोष्टक एक ही शब्द का दूसरा अर्थ बताने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हर वाक्य को किस प्रकार से देखना है, किस प्रकार से पढ़ना है, किस चिन्ह का कहां पर प्रयोग होता है, ये अच्छी तरह से समझ लो। बार बार प्रयास करने से आप आसानी से समझ जाओगे। इसके बाद जो ये 10वां चिन्ह हम देखेंगे, विवरण हो गया, कोष्टक, प्रश्नार्थक, विस्मय बोधक। विस्मय बोधक चिन्ह आपको मालूम है, हर्ष, उल्लास, घृणा आदि प्रकट करने के लिए शब्दों का, जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसे विस्मय आदि बोधक कहते हैं। ये एक लंबी रेखा होगी और उसके नीचे एक बिंदिया होगी। अब इसे कहा कब कब प्रयोग किया जाता है? वाह क्या सुंदरता, इन शब्दों का, यानी कि यहां पर सुंदरता को प्रकट करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। उसी के साथ साथ दूसरा वाक्य हम देखेंगे, विस्मय प्रकट करते समय ये होगा क्या, ऐसे किसी संबोधन के लिए भी हो सकता है, यहां पर विस्मय प्रकट। दूसरा देखेंगे छी, कितनी गंदगी है। तो कुछ वाक्यों में ऐसे भी हो जाता है क्या, ये समझो ये कुछ भी नहीं है, विस्मय नहीं, हर्ष नहीं, फिर भी कुछ संबोधन के लिए प्रयोग किया जाता है। हे राम, आगे जो भी हो वाक्य हो। उसके बाद भाइयों और बहनों, यानी कि जो भी वाक्य आगे हो, यानी कि समझना है ना सिर्फ इस चिन्ह का प्रयोग कहां पर होता है। इसके बाद हम देखेंगे हंस पद। हंस पद किसे कहते हैं? इस हंस पद को ही काक पद भी कहा जाता है। इसका ज्यादा तौर पर प्रयोग नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं पर
इस चिन्ह का प्रयोग होता है, समझो ये हंस पद इस तरह से होता है। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है? जब कभी लिखते समय हम किसी बात को भूल जाते हैं, उसे दर्शाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहेंगे मोहन रहता है। लिखते समय हमें यहां लिखना था, घर में रहता है, विद्यालय में रहता है, जहां कहीं उस जगह पर इस शब्दों का दर्शाने के लिए क्या करेंगे, हम इस चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पर घर पर जिस जगह कहीं पर रहता है, इसके लिए यानी कि लिखते समय जिस कभी हम एक आध शब्द भूल जाते हैं, उसे दोबारा दर्शाने के लिए इस चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, जिसे हम हंस पद या काक पद भी उसे कहा जाता है। उसी के बाद जो अगला चिन्ह है उसे हम रेखांकन चिन्ह कहेंगे। वह कैसे होता है? किसी भी वाक्य के शब्द के नीचे उसे अधोरेखित किया जाता है, रेखांकित किया जाता है, जिससे उसका अर्थ आपको मालूम है। अगर समझो किसी विशेष बात को रख रहे हैं, कोई समझो विज्ञापन लिख रहे हैं, कोई वृत्तांत लिख रहे हो, कोई निबंध लिख रहे हो, उसमें कोई मुहावरा हो, कोई कहावत हो, अगर ऐसा आ गया तो उसके नीचे हम उसे रेखांकित करेंगे और रेखांकन चिन्ह का वहां पर प्रयोग हो गया। उसके बाद है जो अब महत्वपूर्ण जितने सारे हम चिन्ह थे, इसे हम इस वीडियो में देख चुके हैं। अगर कोई इसके अलावा कोई विराम चिन्ह है जो आपकी समझ में नहीं आता, तो आप उसे पूछ सकते हो। इतने सारे जो हमने दिए हुए विराम चिन्ह है, इनको अगर आपने याद रखा तो ये बहुत सा आसान हो जाएगा। आप या व्याकरण में या कोई भी भाषा में विज्ञापन हो, निबंध हो, ये लिखते समय या कोई संवाद लिखते समय किस जगह पर रोकना है, किस जगह पर किस चिन्ह का प्रयोग करना है, ये आपको परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जिससे निबंध लेखन हो, कहानी लेखन हो या पत्र लेखन हो, वृत्तांत लेखन हो, इसमें आपके अंक जाने का कोई मौका नहीं होगा या आपके अंक कम नहीं होंगे, क्योंकि आप सभी चिन्हों को जानते हो और जो भाव वहां पर लिखित रूप में आप प्रकट करने वाले हो, समय समय पर जिस जगह चाहिए उस जगह इन विराम चिन्हों का प्रयोग कर सकते हो। अर्ध विराम कहीं पर लगाना है, प्रश्न सूचक कहाँ होगा, निर्देशक कहाँ होगा, योजक चिन्ह कहाँ होगा, विवरण चिन्ह कहाँ होगा। इस प्रकार से ये कुछ विराम चिन्ह जो आवश्यक है या अत्यावश्यक लगते हैं, ऐसे विराम चिन्हों की पहचान कराने का प्रयास अब हमने किया है। इस प्रकार से अब यहाँ पर हम रुकते हैं। धन्यवाद।